Good morning, students. Let's start our SST class. Take out page number 79, Industrial Revolution. ये हिस्ट्री का ये जो 4th चैप्टर है, जिसके अंदर सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक दिया गया है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो क्वेश्चन है, उस टॉपिक में से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से हमारा सिर्फ आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। हो सकता है वो 1+1 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सारी चीजें आपको जैसा मैं बताती आ रही हूँ पॉइंट वाइज वैसे ही लिखने हैं। जहां आपने 6-7 पॉइंट बनते हैं वहां उसमें से आपको 2-2, 3-3 पॉइंट इसमें नोट करना, ठीक है। तो जितना छोटा चैप्टर हमारा होगा उतना ही डीपली आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो लेंदी होता है तो उसको तो अपन पॉइंट वाइज तैयार कर लेते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो हमें चैप्टर के अंदर से ही देखना है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए पेज नंबर 79 निकालो और इस चैप्टर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द टास्क वर डन बाय हैंड ऑपरेटेड टूल्स। कि 19th सेंचुरी से पहले ज्यादातर जितना भी जो भी काम होते थे वो मशीन वगैरह से नहीं होते थे, सब लोग हाथ से करते थे, है ना। हाथों से ही चीजें बनाना, कहीं जाने आने का भी कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था, लोग पैदल ही जाते थे या फिर धीरे धीरे फिर बैलगाड़ी बनी, ये चीजें इन्वेंशन होने लगी, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी जो थी उस टाइम पर ज्यादातर लोग जो हैं वो जितने भी काम होते थे वो अपने हाथों से ही कंप्लीट करते थे। When new sources of energy were discovered, it enabled the man an access to unlimited power to work. लेकिन जैसे जैसे न्यू इन्वेंशंस होने लगे, अलग अलग इन्वेंशंस होने लगे, तो इन इन्वेंशंस के जरिए लोगों का जो काम है वो क्या होने लगे, आसान होने लगे। मशीनों ने ले ली उनकी जगह, उनका जो काम है जब मशीनों से पूरा होने लग गया तो धीरे धीरे सब चीजें क्या हो गई, डेवलप हो गई। तो स्टीम पावर, इंटरनल कंबशन गैस एक्सेट्रा वर सिक्वेंशियल स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट। यानी कि जो स्टीम पावर है, आप लोग देखोगे कि जो कोयले वगैरह हैं उन सब का कोई यूज नहीं था जब तक उसे स्टीम इंजन में काम में नहीं लिया गया। वो सिर्फ सबके लिए क्या, एक जलाने के लिए ही काम, मतलब कि खाना पकाने का ही एक था, है ना। लेकिन जब उसको स्टीम में यूज किया गया उसके बाद में ही क्या हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस बन गई, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, विच कल्मिनेटेड इन डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और इसी डेवलपमेंट से क्या हुआ, धीरे धीरे न्यूक्लियर एनर्जी तक की डेवलपमेंट की गई, है ना। सो इंडिया हैज हैड ए रिच ट्रेडिशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर हाई ग्रेड स्टील वाज मेड विद द हेल्प ऑफ आयरन फर्नेस इवन ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स। कि ज्यादातर पुराने समय में लोग जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, घर पे ही छोटे मोटे काम करना और फिर उसको मार्केट में जाके सेल कर देना, ये चीजें क्या कहलाती है, कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों में ही विश्वास करते थे पहले लोग। पहले कोई इंडस्ट्री में नहीं जाता था वहाँ काम करने के लिए, सब लोग क्या करते थे, घर के ही 4-5 लोग मिलकर और अपने ही घर में कुछ काम बंद करते थे और फिर उसे मार्केट में जाके सेल कर देते। तो इस तरह की चीजें कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ एंड द आयरन पिलर एट दिल्ली इज ए लाइव एग्जांपल ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ मेटलर्जी इन एंशिएंट इंडिया। जो आयरन पिलर दिल्ली में है, जो आयरन का, यानी कि वो पूरा आयरन पिलर है लेकिन फिर भी वो बिना किसी सपोर्ट के ही खड़ा हुआ है ना, तो वो भी क्या है, एक लाइव एग्जांपल है जो हम देख सकते हैं कि आयरन जो है वो बिना सपोर्ट के और किस तरीके से वो वहां पर खड़ा हुआ है। तो वो एंशिएंट इंडिया के टाइम पर इस आयरन का यूज, मतलब कि वैसे आयरन जो है वो यूज होते थे, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आयरन पिलर कहाँ है, ठीक है। With its age-old expertise in construction of dams and bridges, India has played the leading role in providing fundamental infrastructure to industry and is showing a way forward for the whole world. कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, डैम कंस्ट्रक्ट होने लगे, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बढ़ने लगा, अलग अलग जो मटेरियल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनका यूज हुआ और यूज करके नए नए डेवलपमेंट का प्रोसेस बढ़ाया गया, इंडस्ट्री बनाई गई। The Ram Setu between Sri Lanka and India was built thousands of years ago. यानी कि हजारों साल पहले राम सेतु बना था ना, ईंट से ईंट जोड़कर और लोग श्रीलंका पहुंच गए थे, है ना।
तो वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है कि जो डेवलपमेंट है यानी कि उस टाइम पर किस तरीके से लोग काम करते थे और क्या डेवलपमेंट, जो मिनरल्स जो थे वो हमारे लिए कितना यूजफुल था। The method of construction of such a grand bridge had been given in our ancient scripture. India was home to an advanced system of agriculture, trade, commerce even before 19th century. 19th century से पहले भी इंडिया जो है वहाँ पर इंडिया के अंदर व्यापार भी होते थे, लोग जो है एग्रीकल्चर का काम भी करते थे और जितने भी व्यापारी लोग जो थे बाहर देशों विदेशों से आना जाना उनका भी चालू था। On the contrary, so-called developed countries had started their journey towards development only from the 19th century. यानी कि जितने भी देश विदेश में जो आज हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये सारा डेवलपमेंट जो है वो 19th सेंचुरी के बाद में ही कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये जो अपना पैराग्राफ है इसके अंदर सिर्फ अपन ने क्या पढ़ा है, आयरन पिलर जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है इसमें, और एक इसको आप अंडरलाइन करो कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए कौन कौन से मिनरल्स जो है यूज किए गए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में 5th लाइन, स्टीम पावर, इंटरनल कंबशन, गैस एक्सेट्रा व्हाट द सीक्वेंशियल स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, फिर इसको आप अंडरलाइन करो, द राम सेतु बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया वाज बिल्ट 1000 ऑफ इयर्स अगो। कब बना था वो, और क्या 1000 ऑफ इयर्स अगो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा ब्रिज बनाया गया, तो वो राम सेतु। ठीक है, फिर है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चंस में इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसकी क्या मीनिंग है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन हम देखते हैं तो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मींस दोज फंडामेंटल चेंजेस, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे वो बेसिक चेंजेस इन प्रोडक्शन सिस्टम, हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में विच हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका यूज किया गया टू यूटिलाइज न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, एंड टू वर्क इन लार्ज इंडस्ट्रीज इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, यानी कि पुराने समय में जिस तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता था उसमें डेवलपमेंट के प्रोसेस को यूज करके, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जो नया डेवलपमेंट किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में हुआ है, कॉमर्स में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है उनमें भी अब लोग घरों पे काम कम करते हैं, इंडस्ट्रीज में जाकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ से उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, मीनिंग जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स से लेकर स्मॉल स्केल यूनिट्स तक। फिर इसके बाद में द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज यूज्ड बाय, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ये वर्ड है ये किसने यूज किया था, जॉर्ज माइकल ऑफ फ्रांस एंड चाइड्रिक एंजेम फ्रॉम जर्मनी, एंड अर्नोल्ड टॉइनबी हैज सेड इन हिज बुक लेक्चरर ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट इट वाज नॉट ए सडन डेवलपमेंट। देखो इसको आप चाइड्रिक एंजेम फ्रॉम जर्मनी तक टिक करो कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये नाम जो है वो यूज किया गया जॉर्ज माइकल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो जॉर्ज माइकल थे, और जर्मनी के चाइड्रिक एंजेम के द्वारा यूज किया गया। ठीक है, ये दो नाम आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में जो अर्नोल्ड टॉइनबी है इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, लेक्चरर ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये उनकी बुक का नाम है। उस बुक में उन्होंने क्या लिखा है, दैट इट वाज नॉट ए सडन डेवलपमेंट, कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये अचानक से डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि अभी आप तुरंत बोल रहे हो किसी चीज के बारे में और अचानक से डेवलपमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रेदर ए चेंज विच टुक प्लेस ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, काफी लंबे समय से इसके ऊपर प्रोसेसिंग जो है वो चल रही थी। ठीक है, ये उसकी बुक का जो उन्होंने कहा था अपनी बुक के अंदर वो हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, ये एक हिस्टोरियन है G.W. साउथगेट। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द चेंज इन इंडस्ट्रियल सिस्टम इन विच पावर ड्राइवन मशीन केम इन यूज इन प्लेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये एक ऐसा चेंज है जहां पर लोगों ने, जहां से जो चीजें लोग हाथ से बना रहे थे, कपड़ा बना रहे थे, जो भी कारीगर जो काम कर रहे थे वो सारी चीजें हम मशीन करने लगे। तो ये सब चीजें जो है इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है, और इसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है।
There was a change in the organization of industry. Production from home gave way to production in factories. कि जो प्रोडक्शन घर से होते थे, घर से लोग काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, घर पे ही उसको पैकिंग कर रहे हैं, घर से ही उसकी कोई नई चीज बनाकर उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, अब वो चीज इंडस्ट्री में बनने लगी, तो वो जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहलाता है। हिस्टोरियन सी जी हेजन, इसमें आपको टिक नहीं करना है, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन, ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपने टिक किया है, वहीं तक ही रहने देना, ठीक है। हिस्टोरियन सी जी हेजन बिलीव दैट मैकेनाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कि ये जो दूसरे हिस्टोरियन है सी जी हेजन, इनका क्या मानना था कि जिन चीजों की जगह मशीन ने ले ली वो ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। यानी कि जिस चीज को हम मशीन से काम में ले रहे हैं, आज फैन यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, घर पे भी हम हजार चीज यूज करते हैं, मोबाइल है, अब ये जूम पे जो क्लासें हो रही है, ये सारी चीजें क्या है, मशीन ही तो है। तो ये जो मशीन है इसी को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे, और यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ये अलग अलग डेफिनेशन अपन ने क्यों पढ़ी है, ताकि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी अगर हमें उसका मीनिंग भी याद नहीं होता है तो हम ये अलग अलग डेफिनेशन से कुछ तो सेंटेंस जोड़ के अपना आंसर बना सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डेविस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स, डेविस के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, those changes which made it possible to give up old tools of manufacturing and switch to production of goods in factories। यानी कि जो डेविस है उनके अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोडक्शन, हम जो खेती है वो एग्रीकल्चर से ही होगा, एग्रीकल्चर से ही सारी चीजें हम प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन उसको फिर न्यू वेज में मैन्युफैक्चर करना, न्यू वेज में उसको नए तरीके से, कोई भी लकड़ी है उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंडस्ट्री में ही उसको भेजना पड़ेगा, कोई भी प्लास्टिक है उसको हमें चेयर बनवाना है, टेबल बनवाना है, उसके लिए हमें इंडस्ट्री में उसको भेजना पड़ेगा। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसके लिए जो न्यू प्रोसेस यूज किया जा रहा है, ओल्ड प्रोडक्शन को न्यू वे में कन्वर्ट करके न्यू टूल्स में हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाता है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनसाइक्लोपीडिया यानी कि ये एक ऐसी बुक है, एनसाइक्लोपीडिया बुक ऑफ साइंस, जो साइंस की जो बुक होती है, उसके 8th सेक्शन में क्या दिया गया है, द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विच बिकम फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर इन द 8th सेंचुरी and which facilitate the origin of industrialism is called industrial revolution। आप ये दूसरा डेफिनेशन एनसाइक्लोपीडिया का लिख सकते हो कि 8th सेंचुरी जो है उसके बाद में धीरे धीरे इस पर काम होने लगा और इस चीज को इतना बढ़ावा मिला कि आगे जाके 19th सेंचुरी तक ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, it can be said that industrial revolution means an economic system which has come out of the stage of low production and low level of development। कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा स्टेज है, एक इकोनॉमिक स्टेज है जहां पर लो प्रोडक्शन, पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर में इतना प्रोडक्शन भी नहीं होता था, बहुत धीरे धीरे मतलब कि बहुत कम लोग अनाज उगाते थे, कम ही उनका मतलब खेती वगैरह भी कम ही होती थी, लेकिन उसको इस मशीन ने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया, उसको बढ़ावा मिला, तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाती है। एंड हैज एंटर्ड द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा। दिस मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा हैज डेवलप्ड as help in increased production, better lifestyle, increased per capita income। इस डेवलपमेंट से सिर्फ जो एग्रीकल्चर पे प्रोडक्शन कर रहे थे उन लोगों को ही नहीं, बल्कि पर्टिकुलर पर्सन जो है उनके स्टेटस में भी फर्क पड़ा है, लोगों का रहन सहन चेंज हो चुका है। पहले के जो लोग होंगे, आप लोग पहले अपनी घर पे भी देखोगे, पुरानी जो फोटोज होती है उनके अंदर जो इमेज होती है वो और आज वाले में आप मैच करते हो तो बहुत डिफरेंस दिखाई देता है ना। तो लाइफस्टाइल जो है वो भी चेंज हो गई है, पर कैपिटा इनकम बढ़ चुकी है, जहां पर लोगों को पहले 1 रुपए 2 रुपए मिला करते थे काम करने के, वहां लोग अब 1000 रुपए कमाते हैं 1 घंटे के। तो इस तरीके से लोगों का जो डेवलपमेंट है, सिर्फ ये नहीं कि इंडस्ट्री डेवलप हुई है बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ हर चीज में। All these changes have profound impact on people, society and country। और इसका प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ता है, घर में रहने जो इनकम, जिसके जो भी इनकम हो रही है किसी के भी घर में, उसके ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके साथ साथ उसकी फैमिली पे, उसकी सोसाइटी पे और धीरे धीरे पूरे देश पे। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम होती है, पर पर्टिकुलर पर्सन की जो इनकम होती है वो अगर इंक्रीज होने लग जाती है धीरे धीरे, तो क्या होती है, वो हमारे देश की इकोनॉमी को इंक्रीज करती है। तो वही सारी चीजें इसके अंदर।
नेक्स्ट है चेंजेस ब्रॉट बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या क्या चेंजेस आए। तो प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क विच वर डन बाय हैंड वर नाउ बीइंग डन बाय पावर ड्राइवन मशीन्स एंड टूल्स। यही पढ़ा है हमने अभी, जो चीजें लोग हाथ से बनाते थे, हाथ से काम करते थे, वो चीजें अब मशीन से बनने लगी, टूल्स का यूज होने लग गया। स्टील मेकिंग फैक्ट्रीज वर बीइंग ओपन टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ स्टील। स्टील जो है उसकी डिमांड जब बढ़ गई कि लोग स्टील के, पहले के लोग जो होते थे वो ये पीतल के और इनके बर्तनों में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, फिर स्टील की डिमांड बढ़ी तो स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल गया, तो स्टील का डेवलपमेंट हो गया। यूज ऑफ पावर ड्राइवन मशीन्स इन एग्रीकल्चर हेल्प इन फार्मिंग ऑन लार्ज फार्म इंस्टेड ऑफ ऑन स्मॉल प्लॉट्स। पहले लोगों के पास जमीन जो होती थी वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, क्योंकि लोगों से काम होता नहीं था, वो जितनी दूर में काम कर सकते थे, वो भी अगर मान लो एक घर में बहुत जितनी जमीन है वो उसके जितने भाई होंगे उनमें डिवाइड हो जाती, फिर उसके जितने बच्चे होते हैं उसमें डिवाइड हो जाती, उनके पास जमीन का कुछ हिस्सा ही रह जाता, उसमें वो काम करके भी खुश रहते। लेकिन अब क्या है, जो मशीन से जब काम किया जाता है तो लोग क्या है अपनी जमीन को और बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं हमारे पास भी ज्यादा जमीन हो ताकि ज्यादा खेती की जा सके। इंक्रीज यूज ऑफ कैपिटल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑन बैंकिंग सिस्टम। जैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस बढ़ा उससे बैंकिंग सिस्टम को बढ़ावा मिला। पहले के लोगों के पास में पैसे इतने ही होते थे कि वो घर में ही स्टोर कर लें। अब किस तरीके का है कि लोगों के पास पैसे होते हैं वो सोचते हैं बैंक में जमा करवा दें, तब उनको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, फायदा भी होगा, तो अलग अलग फैसिलिटीज जो है वो भी डेवलप होने लगी। स्टीम इंजन एंड एरोप्लेन्स ब्रॉड फंडामेंटल चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा मिला स्टीम इंजन से, और उसके साथ साथ एरोप्लेन्स वगैरह जब हो गए, पहले लोग पैदल जाते थे, फिर धीरे धीरे गाड़ियां बन गई, गाड़ियों से फिर प्लेन्स वगैरह हो गई, तो डेवलपमेंट जो है वो हर फील्ड में होने लगा। एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ ट्रेड डेवलप टू ग्रो इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड है सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी हो गया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला। देश विदेशों से जब व्यापार होने लगे देश के, तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिल गया। एंड थ्योरी ऑफ लेस ह्यूमन लेबर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन वाज बीइंग अप्लाइड, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है उनकी मेहनत तो कम लगेगी, सिर्फ उन्हें क्या करना है, स्विच ऑन करना है और उसको देखना है खड़े होके, और उसके पर मतलब कि ह्यूमन की जो मेहनत थी, पहले के लोग क्या करते थे, कपड़ा भी मतलब कि धागा बनाया, उसके बाद में फिर उसको कपड़ा बनाना, बुनना, और वो है ना आप देखते हो चरखा जो गांधी जी चलाते थे, तो उस चरखे से ही तो कपड़ा वगैरह, धागे से ही कपड़ा बनाया जाता था, तो वो चीजें क्या हाथ से बनाई जाती थी। अब वो जब मशीनों से बनने लगी तो ह्यूमन बींग का जो एफर्ट है वो तो कम हो गया, उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये चेंजेस हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आए हैं हमारे देश के लिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन फ्रॉम इंग्लैंड। इस क्वेश्चन से ये देखो कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, इस क्वेश्चन को ही अंडरलाइन कर लो कि इंग्लैंड से ही शुरू हुआ था हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके बाद में इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री विच विटनेस द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये फर्स्ट सेंटेंस में ही दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में ही शुरू हुआ। Compared to other countries of Europe, there were certain conditions in England which helped in making it the pioneer of industrial revolution. अब ये क्यों शुरू किया गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में, इसके ये पॉइंट्स हैं, ये 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन इनको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कंजप्शन क्या है वो बताओ, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल क्या है वो बताओ। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड से क्यों शुरू हुआ, तब इस 9 पॉइंट में से आपको कोई 2 या 3 लिखने। हाँ, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखोगे, है ना। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर इनकी ही डेफिनेशन पूछ ली जाएगी तब तो आपको ये सारे पढ़ सकते। वैसे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 ही पॉइंट लिखने। ठीक है, तो लार्ज कॉलोनियल एम्पायर ऑन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के अंदर लार्ज कॉलोनियल एम्पायर था, यानी कि वहाँ किंग जो थे वो रूल करते थे और उनका जो एम्पायर था वो भी बड़ा था, उसको चलाने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लाना पड़ा। कैसे? द कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड इन द 18th century gave it access to raw material and new market. Other countries of Europe did not have colonies. Some European countries which had colonies did not have a large colonial empire like England.
यानी कि इंग्लैंड के पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसको चलाने के लिए उसे डेवलपमेंट करना जरूरी था, नहीं तो वहाँ के लोग क्या होते, भूख मरते, उन लोगों का काम चलना ही मुश्किल हो जाता। तो डेवलपमेंट के प्रोसेस को इसीलिए बढ़ाया, ठीक है। दूसरा, प्रॉक्सिमिटी टू आयरन एंड कोल माइंस, आयरन और कोल माइंस ज्यादा थे। आयरन एंड कोल माइंस वर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, दिस हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील का प्रोडक्शन वहाँ ज्यादा होता था, जिसकी वजह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे पहले डेवलप हुई। स्टील वॉज नेसेसरी फॉर मेकिंग मशीन, स्टील जरूरी था मशीन बनाने के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कंजम्पशन, प्रोडक्शन जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, कंजम्पशन, यानी कि जितना हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उतना हम कंज्यूम कर पा रहे हैं कि नहीं, स्टोर कर पा रहे हैं या नहीं। तो फ्रांस मेनली एक्सपोर्टेड हाई क्वालिटी लग्जरियस आइटम, कंजम्पशन ऑफ आइटम ऑफ लग्जरी इज ऑलवेज लिमिटेड, but England exported those items which are used by people on a regular basis and is large quantity. England believed that if such good could be made in cheaper way, then it was possible to increase their market. अब देखो इसमें क्या हो रहा था कि फ्रांस जो था वो ज्यादातर फ्रांस से सामान, इंग्लैंड जो था वो फ्रांस से सामान लेकर आता अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। फ्रांस क्या करता, हमेशा लग्जरियस यानी कि महंगी महंगी चीजें देता, उससे फिर क्या होता, उसको फायदा होता नहीं, वहां के लोग को वो सेल करता तो वो कम दाम में देना पड़ता, लेकिन बाहर सेल करता है तो उसके जितने का सामान वो खरीद के लेकर आता है उतने में उसका सेल नहीं हो पा रहा, तो वो नुकसान होने लगा। इंग्लैंड ने क्या सोचा कि अगर अपन क्या करें कि ये सारी चीजें कम रेट में बनाकर और अपने ही देश के लोगों को बेची जाए तो उनकी जरूरतें तो पूरी हो जाएगी और अपने को उसके बदले पैसे भी मिलते रहेंगे। तो ये स्टार्ट किया गया। इंग्लैंड बिलीव दैट इफ सच गुड कुड बी मेड इन चीपर वे, कि बहुत सस्ते दाम में उसे बनाया जाए, एंड इट वाज पॉसिबल टू इंक्रीज देयर मार्केट, और उससे क्या होगा, उनका मार्केट बढ़ेगा। जैसे कि आप लोग देखते हो ना, कोई भी चीज की जब नई शुरुआत की जाती है तो लोग क्या करते हैं, उससे पहले कम दाम में सेल कर देते हैं, धीरे 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 फिर उसकी प्राइस, उससे क्या होता है, उनका मार्केट जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है, लोग जो है उनसे जुड़ने लग जाते हैं। तो वही सारी चीजें क्या है इंग्लैंड के साथ। Hence, England was ready to adapt to those methods which would help in large-scale production of food. यानी कि इंग्लैंड हर वो पॉसिबल चीजें करना चाहता था जिससे उसके मार्केट को बढ़ावा मिल सके, वो लोगों से जुड़ सके, लोग जो हैं उसको अपना व्यापार जो है उसको बढ़ाना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर। When the feudal system collapsed in England, semi-skilled workers migrated to cities in large number. When industrial revolution began, those semi-skilled workers were already available to work with new machine, यानी कि जो पहले कारीगर थे काम करने वाले, जब उनके पास काम नहीं था तब तो वो इधर उधर शहरों में घूमते रहे, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री सेटअप की गई वो वर्कर्स जो थे वो क्या करने लगे, इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, तो उनको वर्कर्स भी कहीं से लाने नहीं पड़े बाहर से, वो भी उनको वहीं मिल गए। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड वॉर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियनिक wars played important role in facilitating industrial revolution in England. During the years of war, England had to improve the method of production so that needs of soldier of England and friend countries could be met. यानी कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर हुआ इंग्लैंड के साथ में, उस टाइम पर भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका। उस टाइम पर भी इंग्लैंड ने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को जारी रखा, उसके साथ साथ जितने भी सोल्जर्स थे और जितने भी देश जो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था उन सब की जरूरतों को पूरा करता था ये अपनी इंडस्ट्री से। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अनलाइक दिस अदर यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड हैड गुड एक्सेस टू कैपिटल टू मेक बिग फैक्ट्रीज, यानी कि इंग्लैंड के पास पैसा था ही पहले से कि वो कितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप कर सकता है। And the contemporary condition was highly favorable for creation and utilization of capital. और उसके पास हर वो पॉसिबल चीजें थी जिसको वो यूटिलाइज करके यानी कि कितना भी पैसा वो लगा सकता था। The industrialist of England got the facility of loan and capital creation in the 18th century. फिर ये जो लोन फैसिलिटी है उसको 18th century में मिली। Favorable geographical situation of England. The geographical location of England was ideal for commercial perspective. England is surrounded by ocean and hence is protected from external attack. Thus, England was safe from war-related losses and was in a position to carry on industrial डेवलपमेंट, कि वहाँ का एक तो वेदर कंडीशन
कंडीशन अच्छा था जिसमें वो अपने इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्री को यूज कर सकता था, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो मिनरल से रिलेटेड है, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सेटअप कर सकता था। उसके साथ साथ ये जो इंग्लैंड है, ये चारों तरफ ओशन है इसकी, जिसके कारण वो एक्सटर्नल अटैक से भी बचा हुआ था, यानी कि बाहर देश का कोई भी उसके ऊपर जल्दी से अटैक नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें भी जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। The agriculture revolution in England was also help in encouraging industrial development. Agriculture revolution भी इंडस्ट्री को डेवलप करती है, and encouragement to scientific invention. Unlike other European nations, the scientists of England were free from political and religious interference. Scientific institutions were given great degree of encouragement. This helped in new invention in England. यानी कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया तो उसके साथ साथ यहाँ साइंटिफिक डेवलपमेंट यानी कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बनाए गए जहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो अपने न्यू इन्वेंशंस कर सकते थे। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो हमने देखे हैं कि कौन कौन से रीजन है, बेसिक रीजंस हैं जिसके कारण इंग्लैंड ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया। अब इसके बाद में आता है इन्वेंशन एंड रिफॉर्म्स इन डिफरेंट सेक्टर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर कौन कौन से इन्वेंशंस किए गए, ठीक है, किसके कारण, यानी कि किस रीजन से एग्रीकल्चर को इंक्रीज किया गया, किस रीजन से न्यू इन्वेंशन किया गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, किस रीजन से इन्वेंशन किया गया आयरन इंडस्ट्री में। इसके आगे भी है आपके 2 पॉइंट और, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है उसको कैसे इंक्रीज किया गया। इसको मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को छोटा छोटा ही बताऊंगा, ठीक है, कि जैसे देखो एग्रीकल्चर जो है इस सेक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि विदाउट एग्रीकल्चर जो है वो लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता कोई भी पर्सन, है ना। एग्रीकल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर पर्सन के लाइफ में। इस एग्रीकल्चर को सबसे पहले बढ़ावा दिया गया, इसके 5 पॉइंट्स हैं, देखो आप सेकंड पैराग्राफ से। जेथ्रो टेल हु वाज ए लैंडलॉर्ड। जेथ्रो टेल वो कौन थे, एक लैंडलॉर्ड थे, कहाँ के, यॉर्कशायर के। वाज द फर्स्ट टू मेक द सीड ड्रिल। उसने सबसे पहले क्या बनाया, सीड ड्रिल बनाया, ठीक है, जिससे बीज को बोया जा सके। ए मशीन फॉर सोइंग सीड। फिर दूसरे जो थे सेकंड पॉइंट देखो आप इसमें, एन इंग्लिश लैंडलॉर्ड, एक इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, टाउन्सहेंड, प्रपोज द थ्योरी ऑफ क्रॉप साइकिल। इन्होंने क्या बनाया, क्रॉप साइकिल की थ्योरी बनाई। अब क्रॉप साइकिल की थ्योरी क्या है, जैसे आप वाटर साइकिल पढ़ते हो वैसा नहीं है, वैसा नहीं है बिल्कुल भी, है ना, है। क्रॉप साइकिल वो ऐसा साइकिल होता है जैसे कि एक बार जैसे कि गेहूं की खेती कर ली, दूसरी बार उसने चावल की खेती कर ली, तीसरी बार उसने बाजरे की कर ली, चौथी बार उसने मूंग की कर ली, फिर उसने अलग अलग क्रॉप, ताकि उस सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म न किया जा सके। अगर एक ही कंटिन्यू अगर एक ही क्रॉप ग्रो किया जाता है तो उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, इंग्लिश लैंडलॉर्ड टाउनशेंड ने। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आप ध्यान रखना कि ये सीड ड्रिल जो है वो किसने इन्वेंट की थी, वो जेथ्रो टेल ने, ठीक है। उसके बाद में क्रॉप साइकिल जो है उसके बारे में किसने बताया था सबसे पहले, टाउनशेंड ने। This theory involved maintaining soil fertility by rotating the sowing of crop. This means an end to the need of leaving the land fallow and also help in increasing per acre yield. ये मैंने आपको अभी बताया है कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म ना हो, इसके कारण क्रॉप साइकिल को यूज किया गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, रॉबर्ट बैक बेल had made animal husbandry into a profitable occupation around 1770. कि रॉड बैकबेल जो थे इन्होंने 1770 में सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दिया। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जहां पर जो पशुपालन हम कहते हैं, ठीक है, जानवरों को रखना, जो गाय है, बकरियां हैं, भेड़ वगैरह जो है, इस तरीके से। तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया, इस ऑक्यूपेशन को बढ़ावा दिया 1770 में। फिर इसके बाद में he succeeded in producing ships which were 3 times heavier than earlier ship with the help of scientific breeding। यानी कि शिप पालने में, यानी कि शिप को रखना वो सबसे ज्यादा उनके लिए प्रॉफिटेबल रहा, क्योंकि पहले की जो शिप होती थी उनसे 3 गुना ज्यादा वेट होता था
बाद वाली जो शिप थी उनमें, ठीक है। और वेट शिप जो है उसको किस लिए यूज किया जाता था, वूल वगैरह जो ऊन बनाने के लिए, ठीक है। तो वो भी एक तरह से नया इन्वेंशन हो गया। फिर इन 1793 एन अमेरिकन सिटीजन व्हीटन इन्वेंटेड ए मशीन टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन। 1793 में ग्रेन से हस्क यानी कि जो अनाज से वो उसके वो होते हैं ना छिलके जो होते हैं ऊपर का जो कवर होता है उसको हटाने के लिए जो मशीन यूज की गई वो सबसे पहले 1793 में बनाई गई थी अमेरिकन सिटीजन के द्वारा, व्हीटन जिनका नाम था, ठीक है। एंड एच मैककॉर्निक ऑफ साइरस इन्वेंटेड ए हार्वेस्टिंग मशीन इन 1834। 1834 में हार्वेस्टिंग मशीन यूज की गई, ठीक है, इन्वेंशन की थी इन्होंने। तो इसके अंदर देख लो आप, सीड ड्रिल इन्वेंट हुआ है, क्रॉप साइकिल डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में शिप जो है एनिमल हस्बेंड्री में शिप को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल माना गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मशीन जो है, हाँ, हस्क फ्रॉम ग्रेन, सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन मशीन इन्वेंट की गई और उसके बाद में हार्वेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो वो कंटिन्यूटी वो ध्यान में रखो ना कि सबसे पहले उसके लिए सीड ड्रिल बनाई गई, फिर उसके लिए नेक्स्ट क्या था, क्रॉप साइकिल को डेवलप किया गया, क्रॉप जब निकल गया उसके लिए हस्क का वो हो गया। तो ये ईयर भी आपको याद रखना है, 1770, 1793 और 1834, तीन ही डेट है इसके अंदर, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट हो गए। पॉइंट फिर से बताऊं आप लोगों को, टिक कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट है न्यू इन्वेंशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो न्यू इन्वेंशन किया गया वो क्या था, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां पर लोग पहले हाथ से ही धागा बनाते थे, हाथ से ही कपड़ा वगैरह बनाते थे, अब उसका इन्वेंशन जो किया गया वो क्यों किया गया। तो इसमें जैसे क्वेश्चन जो है आपके, जैसे एग्रीकल्चर का आ गया, टेक्सटाइल का आ गया, तो उसके लिए क्वेश्चन लिख लो, फिर वही सारे क्वेश्चन इन बाकी टॉपिक से रिलेटेड होगा। बुक के ऊपर ही लिख लो एक क्वेश्चन कि व्हाई द चेंजेस दैट टुक प्लेस, why the changes that took place in the, why the changes that took place in the textile industry during the industrial revolution, during the industrial revolution। तो यही क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर के लिए बन जाएगा, व्हाई द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर आयरन इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आपका सबके लिए सेम ही चलता रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें क्यों डेवलपमेंट किया गया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसका डेवलपमेंट किया गया क्योंकि डिमांड ऑफ क्लोथ्स जो है वो बढ़ गई, लोगों की जब डिमांड बढ़ने लगी तो उसकी जब पूर्ति नहीं हो पाएगी तो न्यू इन्वेंशंस करने होंगे। तो न्यू इन्वेंशंस जो किया गया वो देखो आप 6th लाइन में, जॉन के इन्वेंटेड फ्लाइंग शटल इन 1733। सबसे पहले जॉन के जो थे उन्होंने फ्लाइंग शटल को इन्वेंट किया था। इससे ये फ्लाइंग शटल जो है वो क्या काम करती थी, दिस एनेबल इन मेकिंग वाइडर क्लॉथ इन लेसर टाइम। पहले के जो कपड़े बनते थे वो क्या होते थे, उनकी लेंथ भी कम होती थी और वाइड भी कम होते थे, छोटे छोटे टुकड़े होते थे, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर ही फिर बड़ा कपड़ा बनाया जाता था, है ना। यानी कि ना तो वो लेंथ में होते थे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े और फिर इनको जोड़कर एक बनाया जाता था। तो उसमें वो स्टिचेस दिखते थे कि ये कपड़ा जोड़कर बनाया गया है ना। फिर जब ये फ्लाइंग शटल को इन्वेंट किया गया, इसके बाद में जो कपड़ा है वो बहुत कम समय में उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को बढ़ा दी गई, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें आता है, जेम्स हारग्रीव्स इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी। जेम्स हारग्रीव्स जो धागे से जो कपड़ा बनता है यानी कि स्पिनिंग का काम करता है, तो वो इन्वेंट किया था जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 में। दिस वॉज ए मशीन फॉर स्पिनिंग द यार्न, जो धागे को बुनती है, बुनने का जो काम होता है ना स्पिनिंग का, वो इसने इन्वेंट किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। फिर इन 1769 में रिचर्ड आर्कराइट इन्वेंटेड द वाटर फ्रेम। इन्होंने क्या बनाया, वाटर फ्रेम बनाया, विच इज ए वाटर पावर स्पिनिंग फ्रेम। वाटर फ्रेम है क्या,
धागा जिससे स्टिचेस किए जाते हैं, यानी कि सिलाई की जाती है। धागे कई तरीके के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, कच्चे भी आते हैं कई कुछ, हाँ, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो वाटर फ्रेम जो है वो कपड़े के लिए काम में लिया जाता है, जो कि मजबूत होता है, ठीक है। So, in 1769, Richard Arkwright invented the water frame, which is water-powered spinning frame. This helped in making yarn which were stronger than earlier varieties. ये आपको नहीं टिक करना, स्पिनिंग फ्रेम तक ही टिक करो। फिर इसके बाद में in 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन invented the mool, which spun very strong and high quality yarn. यानी कि इन्होंने क्या इन्वेंट किया? मूल। मूल का मतलब जो कि क्या करती है, कपड़े को पूरा जोड़ती है, धागे के साथ में उसको पूरा स्टिच करती है। तो वो इन्वेंट किया था किसने? सैमुअल क्रॉम्पटन ने। एड्राम कार्टराइट इन्वेंटेड द पावर लूम इन 1769 और लास्ट इन्वेंशन हुआ था 1787 में पावर लूम। पावर लूम तो जानते होंगे सब, जिसमें वो कपड़ा जो होता है, आप लोग देखे हो कभी मशीन को, कपड़ा जो होता है पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तब उसको फिर वो रोल बनाना, रोल बनता है लास्ट में। जब आप वो किसी से कपड़ा लेकर आते हो 3 मीटर का 10 मीटर का, जो वो क्या करता है, उस थान बोलते हैं ना उसको, थान में से कटवा के लाते हो, तो वो उसको एक रोल बनाने का जो काम है वो पावर लूम में होता है, ठीक है। तो ये इन्वेंशंस हो गए। लेकिन इसमें देखो आप, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको क्यों शुरू किया गया, इसके लिए भी आपको स्टार्टिंग में ही लिखना है कि till the mid of 18th century the traditional system of textile production in Europe was unable to meet the demand for clothes. इस लाइन को भी आपको इसमें ऐड करना है कि जो क्लोथ्स की जो डिमांड है उसके बढ़ने के कारण ही तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, फिर ये इन्वेंशंस बताने हैं कि ये इन्वेंशंस किए गए, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन आयरन इंडस्ट्री, कि अब आयरन इंडस्ट्री जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए। पेज नंबर 82, फर्स्ट लाइन देखो। Abraham Darby invented the blast furnace in 1709, in which coke was used as fuel, ठीक है। 1709 में ब्लास्ट फर्नेस बनाया गया, जैसे जो बोलते हैं ना लावा जहां निकलता है, तो उसको बनाया गया। इससे क्या होता है? इट हेल्प इन मेकिंग इट इजियर टू मेल्ट एंड प्यूरिफाई आयरन ओर, यानी कि आयरन की जो परत होती है ना उसको पिघलाने के लिए, उसको पिघलाकर फिर हम किसी भी फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए ब्लास्ट फर्नेस बनाया गया जहां पर उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। The second Darby 1711 to 68 developed wrought iron from cast iron. Henry Cort invented puddling furnace in which impurities from molten iron could be removed. इसको आपको यहाँ से टिक करना है, सेकेंड डरबाई से could be removed तक। ये जो दो इन्वेंशन किए गए, इनमें क्या किया जाता था? आयरन को गर्म करने के बाद में, और फिर ये जो इन्वेंशन हुए हैं किसका? रॉट आयरन और पुडलिंग फर्नेस, जिसमें आयरन के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल जो होता है, यानी कि कुछ अलग मिनरल्स उसमें मिला हो तो उसको अलग करना, जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में उसमें से जो वेस्ट चीज है उसको अलग करना, तो वो अलग करने के लिए इसको इन्वेंट किया गया। He also invented rolling mill which help in making pure and better iron. ये हेनरी कोट का ही है कि इन्होंने रोलिंग मिल जो है उसको भी इन्वेंट किया है ताकि आयरन को और भी बेटर बनाया जा सके। फिर देखो सेकेंड पैराग्राफ जो है इसमें फोर्थ लाइन, हेनरी बेसिमर इन्वेंटेड ए न्यू मेथड ऑफ मेकिंग स्टील विच इज नोन एज बेसिमर प्रोसेस, कि जो स्टील बनाने का जो न्यू मेथड है उसे बेसिमर प्रोसेस कहा जाता है। और इसमें इंडस्ट्री वाले में आपको सेकंड लाइन से भी टिक करना है। पेज नंबर 81 पे देखो,
कि आयरन इंडस्ट्री को क्यों मतलब कि डेवलप किया गया, तो इंग्लैंड ऑल्सो हैड प्लेंटी ऑफ अदर ओर्स विच आर यूजफुल फॉर इंडस्ट्री, कि उसके पास अदर मिनरल्स तो थे। सेकेंड लाइन में 81 पे लास्ट सेकेंड लाइन देखो, इंग्लैंड ऑल्सो हैड प्लेंटी ऑफ अदर ओर्स विच आर यूजफुल फॉर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल जैसे कि इंग्लैंड के पास लीड, कॉपर, टिन ये सब थे, लेकिन बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मीट द डिमांड ऑफ आयरन बाय रिलाइंग ऑन ओल्ड मेथड, कि जो पुराने तरीके से जिस आयरन को वो डेवलप कर रहे थे वो यूज नहीं किया गया, जिसके कारण ये डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बस ये लास्ट यही खत्म हो जाएगा रिजल्ट तक, इतना ही है आपका पूरा चैप्टर ही सिर्फ यही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। हाँ, सिर्फ रिजल्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है न्यू इन्वेंशन इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में देखो, इसमें सेकेंड पैराग्राफ से देखो आप कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको इन्वेंट किया गया। तो ये तो सभी जानते हैं कि पहले जो चीज़ें मतलब कि जो लोग पैदल जा रहे हैं वो अगर कहीं जाएंगे भी तो कोई हैवी लोड जो है वो कैसे कैरी कर पाएंगे, कहीं बैलगाड़ी से भी जाएंगे तो उसमें भी सामान इतना नहीं जा पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन को जब बढ़ावा मिला तो जैसे ट्रेन वगैरह जब चलने लगी तो उससे क्या हो सकता, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लोड, हैवी लोड्स जो है उसमें हम सप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको मोस्टली यूज़ किया गया टू कैरी हैवी गुड्स, है ना। तो सेकेंड पैराग्राफ से देखो, इट वॉज कॉस्टली एंड इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड थ्रू रोड, कि रोड से ट्रांसपोर्टेशन को, हैवी गुड्स को सप्लाई करना बहुत ज़्यादा क्या होता था, एक्सपेंसिव होता था। कोई अगर गाड़ी भी होती है तो उसको भी अगर हम कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसका क्या होता है, खर्चा ज़्यादा होता है। सो कैनल्स वर मेड टू मेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी गुड इजियर एंड चीपर। कैनल्स जो है वो बनाए गए ट्रांसपोर्टेशन को इजी और चीपर बनाने के लिए। सो जेम्स ब्राइडली मेड द बर्सने कैनल इन 1761 विच वॉज द फर्स्ट कैनल इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का फर्स्ट कैनल कौन सा था, बर्सले कैनल। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू हाफ। इससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट था वो बिल्कुल हाफ हो गया जब कैनल से ट्रांसपोर्टेशन होने लग गया। मेनी कैनल्स वर बिल्ट इन इंग्लैंड। बहुत सारे कैनल्स बनाए गए इंग्लैंड में। कब, 1788 टू 1796। ड्यू टू दिस पीरियड इज कॉल्ड एज कैनल मेनिया। इसीलिए 1788 टू 1796 का जो टाइम है इसे क्या कहा जाता है, कैनल मेनिया कहा जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि कैनल मेनिया कौन से टाइम से कौन से टाइम तक था। तो 1788 टू 96 इस टाइम को क्या कहते थे, जब कैनल बनवाए गए कैनल मेनिया कहा जाता था। कहाँ बना, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, A French engineer, Ferdinand de Lesseps, built the Suez Canal in 1869. This canal connects the Mediterranean Sea to the Red Sea. यानी कि कौन सा कैनल 1869 में बना था, तो स्विस कैनल। ये किसको कनेक्ट करती है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, हाँ हाँ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, स्टीम पावर वाज बीइंग यूज्ड इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू मेक फॉर चीपर एंड कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन। फिर स्टीम पावर को यूज किया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। द फर्स्ट स्टीम पावर्ड बोट, स्टीम पावर का फर्स्ट बोट बनाया गया किसके द्वारा, रॉबर्ट फुल्टन ऑफ अमेरिका इन 1807। और ये सबसे पहले कौन से रिवर में चलाई गई थी, हडसन रिवर।
फिर जॉर्ज स्टीफेंस इन्वेंटेड द फेमस स्टीम इंजन रॉकेट इन 1814, यानी कि उस ट्रेन का जो स्टीम इंजन ट्रेन चलाई गई थी सबसे पहले, उसका नाम था रॉकेट, जो 1814 में चली थी। The first train ran between Manchester and Liverpool in 1830. और ये चीजें जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमें सब में यूज करनी है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन, चाहे हम किसी कैनल के द्वारा या बोट है या ट्रेन है, रेल है, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं फॉर द चीपर एंड मतलब कि कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। फिर न्यू डिस्कवरीज इन कम्युनिकेशन, सैमुअल मोर्स इन्वेंटेड ए प्रैक्टिकल टेलीग्राफ मशीन इन 1844। टेलीग्राफ मशीन यूज की गई 1844 में। ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876 which brought a revolution in communication। ठीक है। रिजल्ट ठीक है, कल करेंगे।